अस्सलाम वालेकुम। लिम्बिक सिस्टम के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन्स हमें डिस्कस करने हैं। देखें, आपका पूरा ब्रेन है ना, तो ब्रेन में आप पूरे दिन में क्या-क्या करते हैं? आप बहुत सी वॉलंटरी मूवमेंट्स करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ याद करते हैं, बहुत कुछ लैंग्वेज आपकी जो है वो इमोशंस है, साउंड है, इन ये सब कुछ कौन कर रहा है? डिसीजन करना, सब कुछ कौन कर रहा है? ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ना, ब्रेन का आउटर ग्रे लेयर, वो कंट्रोल कर रही है। जितनी भी आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये आपकी जो है ना प्लानिंग, टॉकिंग, सुनना, देखना, अपनी बॉडी को मूव करना, किसी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, तो ये सारा जो है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते हैं और आप कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर आप अपनी मम्मा की बात सुनते हैं, आप उनको जवाब देते हैं, आप अपने कपड़े पहनते हैं, आप जो है वो नीचे जाते हैं, डाउनस्टेयर्स अपनी कार ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। हर स्टेप जो होता है आपकी डेली लाइफ का, वो डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, ब्रेन का ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये वन वाला आपको नज़र आ रहा है, ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन के बिल्कुल आगे है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो है ना, आपने कोई भी काम करना है, वो कहते हैं ना आपको कि यार कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो 1000 दफ़ा, ठीक है? ऐਵੇਂ ही ना बोल दिया करो, जो मुँह में आता है बोलती रहती हो। ऐसे जो बोलते हैं ना लोग, वो यही कहते हैं कि अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूज़ करो। एक्टिंग करने से पहले ना थिंक करो कि मैं क्या करने वाला हूँ। प्लान करो, डिसाइड करो, जज करो, अपने एंगर को कंट्रोल करना, गुस्से को कंट्रोल करना, कंसंट्रेशन किसी जगह पे रखना लेक्चर पे, जैसे आप मेरे लेक्चर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, जब मैं ग्रुप में भेजती हूँ और आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें जो है ना, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है और यही हमें इंसान बनाती हैं। हमें जानवरों से डिफरेंशिएट करने में यही कॉर्टेक्स हेल्प कर रहा होता है। तो अगर ये डैमेज हो जाए ना, तो एक बंदा जो है ना, पूरी तरह से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इम्पल्सिव हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो अपनी ऑर्गेनाइज नहीं करता लाइफ को, कोई फजूल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कोई प्लानिंग नहीं करता अपनी ज़िंदगी की। तो फेमस केस है फिनियस गेज का, कि वो भी इसी तरह उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी जो है ना पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। तो हमारा बिहेवियर जो सारा है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसने देखना होता है। होप आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है प्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, प्री मोटर कॉर्टेक्स ना ये वाला है 2 नंबर वाला प्री मोटर कॉर्टेक्स। ये ना मतलब दरमियान से ना थोड़ा सा आगे, फ्रंट, ये इंटीरियर है ना, थोड़ा सा फ्रंट की तरफ है, ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है। प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स क्या है कि इसने ना हमारी ज़िंदगी की जो भी हमने मोटर काम करना है ना, जो भी अपनी लाइफ में, मतलब अपने मसल्स के साथ आपने कोई काम करना है ना, तो आप इसने ना डिसाइड करना है कि कोऑर्डिनेशन मसल्स की कैसी होगी, सीक्वेंस क्या होगा, फोर्स क्या लगेगी, और मूवमेंट करने के लिए ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये पेन पकड़ना है, इधर पड़ा हुआ है, ये पेन आपने पकड़ना है, तो आपका जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है ना, ये डिसाइड करेगा कि मैं किस सीक्वेंस के साथ, किस फोर्स के साथ, किस तरह मसल्स को यूज़ करके इस पेन को पकड़ूंगा। तो इट इज़ एक्चुअली ब्लू प्रिंट, ये ब्लू प्रिंट बना के देता है, मैप बना के देता है कि इस तरह का मसल्स को मूव करेंगे तो ये पेन पकड़ा जाएगा। दिस इज़ प्री मोटर कॉर्टेक्स। और प्री मोटर कॉर्टेक्स ये सारा ब्लू प्रिंट बना के तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को भेज देता है। फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या है, इसने कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बनाना होता है, वो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर हमारे मसल्स तक जाता है और हम अपने मसल्स को मूव कर सकते हैं इस मोटर कॉर्टेक्स की वजह से। तो यहाँ पर जो फेस है ना, वो इसका लैटरल साइड पे है, अपर लिम्ब जो है वो मिडल साइड पे है और लोअर लिम्ब मीडियल साइड पर है। ये हम होम्युनकुलस पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये मोटर कॉर्टेक्स है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अगर ये डैमेज हो जाता है तो आपके मसल्स मूव नहीं कर सकते। कौन से दूसरी साइड के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर राइट मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हुआ है तो आपकी लेफ्ट जो मसल्स होंगे वो आपके कॉन्ट्रालेक्टरल वीकनेस और पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, मतलब मसल्स और नर्व्स नॉर्मल हैं लेकिन उनका ट्रैक डैमेज हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड जो है, इसका नाम से पता चल रहा है कि इसने हमारी मसल्स जो आई के हैं उसको कंट्रोल करना है। तो ये जो हमारा होता है ना फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है, इसका काम क्या होता है, फ्रंटल आई फील्ड ने ना हमारी मसल्स जो
वॉलंटरी कॉन्जुगेट मूवमेंट्स हैं आई की, उसको कंट्रोल करना है ताकि दोनों चीज़ें, दोनों आंखें एट अ टाइम एक जगह देखें। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बुलाया आपके नाम से, ठीक है, तो वो बंदा जो है ना इधर खड़ा है फॉर एग्जांपल, तो आपकी दोनों आंखें एक साथ उसकी तरफ मूव करेंगी। तो ये जो कॉन्जुगेट मूवमेंट्स ऑफ आई है ना, एक तरफ इकट्ठी आंखों को देखना, तो ये फ्रंटल आई फील्ड का काम है। अगर ये हमारा डैमेज हो जाए तो जिस साइड पे लीजन होगी वहाँ पर हमारी आंखें डेविएट कर जाएंगी। ओके, तो ये आपको समझ आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो है हमारा ओके वो हमारा लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। हम डिस्कस कर लेते हैं। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जिसने हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना है। लिम्बिक सिस्टम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। तो इसने हमारे इमोशनल वैल्यू को एक्सपीरियंसेस के साथ अटैच करना होता है। मोहब्बत जो माँ बाप की, वो लिम्बिक सिस्टम ने कंट्रोल करना है। हमें किसी चीज़ का डर है, प्लेयर है, मेमोरी है, इमोशंस हैं, ये सारी लिम्बिक सिस्टम का काम है। नेक्स्ट इज़ आर्कुएट फेसिकुलस, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की बात करते हैं कि प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जैसे हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स था ना, वैसे प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। इसने क्या करना है, सेंसरी मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन इसके पास आनी है बॉडी की, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसके पास आनी है। और ये सेंट्रल सर्कस के जो है ना बिल्कुल पीछे होता है। मतलब अगर ये सेंट्रल सर्कस है ब्रेन का, तो मैं अगर यहाँ पे ब्रेन पे बताऊँ, तो अगर ब्रेन का सेंट्रल सर्कस जो है ना वो ये है, ठीक है, तो ये सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल पीछे होता है यहाँ पर, ठीक है, ये 4 नंबर पे होता है। और 4 इसके आगे जो है प्री मोटर कॉर्टेक्स है, यहाँ पर प्री मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है, और इसके पीछे जो है ना, इस सेंट्रल सर्कस के पीछे जो है ना प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। ओके, तो ये यहाँ पर होता है। अब इसने यहाँ पे मतलब सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आनी है, और अगर ये डैमेज हो जाए तो आपकी जो सेंसेशन है ऑपोजिट साइड की बॉडी की, वो लॉस होगी। ओके, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स जैसे हमारा जो मोटर प्री मोटर कॉर्टेक्स था ना, ये वैसा है। ओके, मतलब इसने जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आनी है ना, फॉर एग्जांपल टच है, और तो इसने आइडेंटिफाई करना है कि टच कैसा है। ओके, ऑब्जेक्ट्स जो हम फॉर एग्जांपल हमने चाबी पकड़ी हुई है, तो उसको और ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना कि ये चाबी है, इसको बेसिकली ये सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स ने कंट्रोल करना है। अगर ये डैमेज हो जाए तो हम लोग ऑब्जेक्ट को फील तो कर सकते हैं कि हमने कुछ चीज़ पकड़ी हुई है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये हमने चाबी पकड़ी हुई है। तो इसके डैमेज की वजह से स्ट्रिग्नोसिस हो जाता है, जिसमें हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सेंस कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गई सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स की। तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कॉर्टेक्सेस विच आर ब्रोका एंड वर्निकिस। ओके, ब्रोका एंड वर्निकिस क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जो है किसी की, फॉर एग्जांपल आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो आप जो सुन रहे हैं ना, ये आप वर्निकिस एरिया की वजह से सुन के अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ब्रोकास जो है वो बोलना है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो ये ब्रोकास एरिया का काम है। ओके, तो ब्रोका जो है वो आ जाता है आपका कि अंडरस्टैंड्स के, ब्रोका अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, मतलब ये जो है वो ब्रोका जो है सॉरी बोलने में हेल्प कर रहा है। ओके, और वर्निकिस जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वर्निकिस एरिया है तो इट इज़ लैंग्वेज टीचर, इट गिव्स मीनिंग टू लैंग्वेज, इट्स ब्रेन ट्रांसलेटर, ब्रेन को अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करता है कि ये क्या कह रहा है, कोई अगला बंदा जो बात कर रहा है मुझसे वो क्या बात कर रहा है। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो वर्निकिस एफेजिया हो जाता है कि एक पेशेंट जो है वो बोल तो बहुत अच्छा सकता है क्योंकि उसका ब्रोकास ठीक है, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ओके, तो अगर पेशेंट को हम कहें ना चलो बोलो बताओ, तो वो बोलेगा ब्लू एलिफेंट सिंग्स टुमारो विद 7 पेंसिल्स, इसकी कोई समझ नहीं आई। ब्रोका जो है अगर वो खराब हो जाए ना, तो एक पेशेंट अंडरस्टैंड तो कर सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। ओके, उसकी जो स्पीच होगी ना इस ब्रोकाज एरिया जिनका ख़राब है, वो बहुत स्लो, एफर्टफुल और नॉन फ्लुएंट होगी। जबकि वर्निकिस जो है ना, कि पेशेंट वर्निकिस जिसका ख़राब है ना, वो बोल तो सकता है, लेकिन जब बोलेगा तो फजूल बोलेगा, मीनिंगलेस बात करेगा। नेक्स्ट 2 कॉर्टेक्सेस आ जाते हैं, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है वो हमारी क्या करता है, जो भी हम सुनते हैं ना, कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई वॉइसेस सुनते हैं, अलार्म्स की आवाज़ सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। और विजुअल कॉर्टेक्स जो है ये ऑक्सीपिटल लोब में होता है, और ये किसको
डिटेक्ट करता है। ऑब्वियसली जो भी इमेज होती है हमारे रेटिना में फॉल करती है, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल जाता है ऑप्टिक कियाज्मा में, ऑप्टिक कियाज्मा में ऑप्टिक ट्रैक्ट से फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और फिर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। तो अगर किसी का ये वाला एरिया डैमेज हो जाएगा तो वो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाएगी उसको। उसके आईज एंड ऑप्टिक नर्व तो नॉर्मल होंगे लेकिन ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा विजुअल सिग्नल्स को कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो क्या है। तो आपको समझ आई सारे एरियाज़ की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो आप कौन सी चीज़ से पढ़ रहे हैं? आप प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप जो भी समझ रहे हैं बुक से, तो वो जो समझ रहे हैं ना वो वर्निकीज एरिया की वजह से समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक आर्कुएट फेसिकुलस एरिया होता है। आर्कुएट फेसिकुलस क्या करता है? ये कनेक्शन करता है वर्निकीज एंड ब्रोकास का, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका कनेक्शन लॉस हो जाए ना तो कंडक्शन एफेजिया हो जाता है कि पेशेंट अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, स्पीक फ्लुएंटली, कैन नॉट रिपीट द सेंटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कहता है सन इन ब्राइट, चलो बोलो, रिपीट करो मैंने क्या बोला है, तो वो रिपीट ही नहीं कर सकती कि तुमने क्या बोला है क्योंकि वो जो कनेक्शन है ना ब्रोकास और वर्निकीज का वो खराब हो गया। पेशेंट अंडरस्टैंड कर सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता जो इसने बोला है, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हुआ एक दूसरे से। इधर इंफॉर्मेशन आनी थी, अंडरस्टैंड उसने करना था, फिर इधर जानी थी ब्रोकास की तरफ फ्रॉम आर्कुएट फेसिकुलस, फिर उस बंदे ने बोलना था, तो वो उनका कनेक्शन ही नहीं है, इस वजह से वो नॉनसेंस बोलेगा। तो आर्कुएट फेसिकुलस जो है वो क्या करता है, वो वर्निकी से ब्रोकास की तरफ जो है वो पहुंचाता है इन्फॉर्मेशन, और ब्रोका जो है वो प्लान करता है स्पीच को, और फिर आपके जो मसल्स हैं मुंह के बोलने वाले, वो प्री मोटर कॉर्टेक्स आपके मसल्स को जो है ना वो प्रिपेयर करता है सीक्वेंस को कि मैंने क्या बोलना है, और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो अपने मसल्स को हेल्प करता है कि वो आर्टिकुलेट करे लिप्स, टंग, लेरिंग्स टू स्पीक अलाउड, और जो आप बोलते हो वो ब्रोकास की वजह से बोल रहे हो, ठीक है। और जो भी आप सुन रहे हो वो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स की वजह से सुन रहे हो, प्राइमरी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको अटेंटिव रख रहा है। तो ये देखें किस तरह से ब्रेन के सारे जो कॉर्टेक्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो आपने जो है ये सारी चीज़ें जो है रिवाइज करनी है और इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है होमनक्यूलस। होमनक्यूलस से रिलेटेड सेरिब्रल परफ्यूजन हम बाद में देखेंगे। होमनक्यूलस हमारे जो होते हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। हमारे दो तरह के होमनक्यूलस होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मोटर होते हैं, ओके। होमनक्यूलस जो है ना वो एक समझ लें कि आपकी पूरी बॉडी का जो मैप है ना वो पूरे ब्रेन के ऊपर बना हुआ है, ओके। तो व्हाट इज़ होमनक्यूलस? इट इज़ अ मैप which shows how much cortex each body part occupies. It is not actual size of the body part, but it is the size of its cortical representation. Okay? तो मोटर होमनक्यूलस होता है और हमारा सेंसरी होमनक्यूलस होता है। मोटर होमनक्यूलस आपका होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जो अभी हमने ब्रेन का एरिया देखा है, प्री सेंट्रल गायरस, जो सेंट्रल सर्कस के आगे होता है ना उसको कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री सेंट्रल गायरस भी इसको कहते हैं। तो ये मोटर होमनक्यूलस आपकी मसल्स को मूव करने में हेल्प कर रहा होता है, और सेंट्रल सर्कस के जो पीछे होता है इसको पोस्ट सेंट्रल गायरस कहते हैं या प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं। या आपकी बॉडी की डिफरेंट सेंसेशंस हैं, टच, टेम्परेचर, पेन वगैरह की सेंसेस को लेके आता है। तो दो तरह के होमनक्यूलस हैं। अब दोनों के साइजेस हर चीज़ के बॉडी पार्ट्स के क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि कुछ बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए। फॉर एग्जांपल फिंगर्स हैं तो आपने फिंगर्स के साथ लिखना भी है, टाइपिंग भी करनी है, सर्जरी करनी है, तो इस वजह से वो अपने कॉर्टेक्स पे ज़्यादा एरिया कवर करती हैं फिंगर्स। जबकि बैक जो है उससे आप इतना कोई काम नहीं करते, तो उसका जो हिस्सा होगा वो कॉर्टेक्स पे बहुत कम होगा, ठीक है। लिप्स का एरिया क्यों ज़्यादा होता है? लिप्स का एरिया क्यों ज़्यादा होता है? इस वजह से होता है क्योंकि लिप्स जो है उनसे आप किसिंग करते हैं, आप खाते हैं, ईटिंग, स्पीच करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, टच की सेंसेशंस फील करते हैं, तो इस वजह से इसने अपना ज़्यादा हिस्सा कवर किया हुआ है। इसी तरह हाथों का भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फाइन मोटर मूवमेंट्स, राइटिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट, सर्जरी, टाइपिंग आप हाथों से करते हैं। और ट्रंक का स्मॉल है क्योंकि सिंपल मूवमेंट्स है, कोई डेलिकेट प्रिसीजन नहीं चाहिए आपको ट्रंक से, ठीक है। तो ईच बॉडी पार्ट हैज़ इट्स ओन एरिया इन द कॉर्टेक्स। डैमेज टू वन एरिया अफेक्ट्स ओनली दैट बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम कहते हैं कि ये वाला हिस्सा मर गया ब्रेन का, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हाथों का सारा कनेक्शन है, तो यही डैमेज होंगे, ठीक है। तो फिर मतलब यही जाएगा। इसी तरह ये टांग वाला हिस्सा चला गया, तो आपको पता होगा कि ये वाला ब्रेन एरिया जो है टांगों को कंट्रोल कर रहा है, तो ये इसका मतलब कि अगर ये डैमेज होगा तो टांगों का मसला आएगा। तो ये हमें पता चलता है इससे। तो दिस इज सेंट्रल सर्कस जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके आगे जो है एंटीरियरली वी हैव प्री सेंट्रल गायरस, पोस्टीरियरली वी हैव
पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या है। तो प्री सेंट्रल गायरस में मोटर एरिया है, पोस्ट सेंट्रल गायरस में सेंसरी एरिया है। ओके, तो गोल्डन रूल क्या है कि जिसके ज़्यादा काम है उसके उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, वो उतना ज़्यादा कॉर्टिकल एरिया कवर करेगा, उसका होम्युनकुलस बड़ा होगा ब्रेन पे। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है सोमैटोट्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वो हम अब देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा एरिया कवर करता है। ठीक है, मिड लाइन के करीब ना, मतलब ब्रेन का जो मिड का हिस्सा है ना, उसके करीब आपके लेग, फुट और टोज होते हैं। ठीक है, और जितना जितना आप लेटरली जाते जाते हैं ब्रेन के, बाकी हिस्से उसके मुताबिक आते जाते हैं। लेटरली हिप आएगी, फिर हिप के लेटरल ट्रंक, आर्म, हैंड, फेस, टंग, लेरिंग्स। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब मीडियली वी हैव द लेग, फुट एंड टोज, एंड लिटरली जितना हम जाते जाएंगे तो हमारी बाकी चीज़ें जो हैं वो आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फेस आएगा लेटरली। ठीक है, और मीडियली वी हैव लेग वगैरह। तो प्राइमरी स्मैटर सेंसरी कॉर्टेक्स के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें कौन कौन से सेंसरी एरियाज आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्ट्रोक का एक अलग से हमारा टॉपिक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई करी होती है। हमारी ब्रेन की डिफरेंट आर्टरीज होती हैं, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे लेग वाले हिस्से को, जो हमारा ब्रेन का लेग वाला, जिस ब्रेन के पार्ट ने हमारी लेग को कंट्रोल करना था ना, उसको इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कंट्रोल सप्लाई करी होती है। ठीक है, और जिस ब्रेन के पार्ट ने हमारे फेस एंड आर्म को कंट्रोल करना था उसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी कंट्रोल करती है, और जिस ब्रेन के पार्ट ने हमारी विजन को कंट्रोल करना था वहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी की इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो उसकी लेग का प्रॉब्लम आएगा, किसी की मिडल सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई तो उसका फेस एंड आर्म का मसला आएगा, और किसी की विजन चली गई है तो उसकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो खराब हुई होगी। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। तो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज द मीडियल सरफेस ऑफ बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। मतलब ब्रेन है ना आपका, ब्रेन को अगर आप खोलो ना तो उसके जो मीडियल हिस्सा होगा ना वहाँ पे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है। तो मीडियली वी हैव, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मीडियली वी हैव लेग एंड फुट का होम्युनकुलस। तो अगर किसी का पेशेंट का इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो उसको क्या होगा, उसकी लेग की वीकनेस आएगी, और सेम साइड की नहीं, ऑपोजिट की। अगर राइट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हुई है तो लेफ्ट साइड की जो लेग होगी और फुट टोज उनकी वीकनेस आएगी, और लेग और उन्हीं की सेंसरी, उन्हीं का मोटर लॉस होगा। और इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा, क्योंकि ब्लैडर का जो एरिया होता है वो भी मीडियली होता है। और इसके अलावा पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगी फ्रंटल लोब, क्योंकि इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारी फ्रंटल लोब को सप्लाई कर रही होती है। तो नेक्स्ट इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी। हमारी जितनी भी ब्रेन की लेटरल सरफेस है उस सारे को मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेटरली हमारी कौन सी चीज़ें होती हैं, फेस, आर्म, टंग, हैंड, स्पीच एरियाज एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो अगर हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी इफेक्ट होती है तो हमारी, अगर राइट साइड की मिडल सेरिब्रल आर्टरी खराब हुई है तो लेफ्ट साइड की फेस की वीकनेस आएगी, लेफ्ट साइड के आर्म की वीकनेस आएगी, और हैंड की ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू आर्म, और लेफ्ट साइड के ही सेंसरी लॉस होगी फेस एंड अपर लिम्ब की। और अगर डोमिनेंट हेमिस्फेयर इफेक्ट हुआ है, डोमिनेंट हेमिस्फेयर क्या होता है, अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंडेड है तो उसका राइट एरिया डोमिनेंट होता है, और अगर कोई बंदा राइट हैंडेड है तो वो उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज होता है, लेफ्ट डोमिनेंट होता है। तो अगर डोमिनेंट हेमिस्फेयर फॉर एग्जांपल उसका लेफ्ट डोमिनेंट था और लेफ्ट हेमिस्फेयर ही डैमेज हो गया तो उसको ब्रोकाज एफेजिया भी आएगा, मतलब वो बोल नहीं सकेगा इजीली, उसको वर्निकीज एफेजिया भी आएगा। ब्रोकाज और वर्निकीज जिनको दोनों एफेजिया इकट्ठे हो ना, उसको हम कहते हैं ग्लोबल एफेजिया, मतलब वो ना किसी की बात को अंडरस्टैंड कर सकता है ना बोल सकता है, तो उसका ये भी हो जाएगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी डैमेज होने की वजह से। और अगर उसका नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर डैमेज होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल उसका राइट हेमिस्फेयर डैमेज हो गया जो उसका नॉन डोमिनेंट था, तो फिर जो है ना उसको नेग्लेक्ट सिंड्रोम आता है, मतलब उसको यही नहीं पता होता, उसको फील ही नहीं होता कि मेरी राइट साइड पे भी बॉडी का कुछ है। ठीक है, तो ये होता है। और इसके अलावा विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स भी आएंगे, क्योंकि मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो उसको भी सप्लाई कर रही है आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स को, तो आपको सुनाई नहीं सही देगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये विजन का नहीं इधर होता है, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स ऐसा सच नहीं आते। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जिस पार्ट ब्रेन को सप्लाई करती है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन को पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, तो मेनली ऑक्सीपिटल लोब होता है और उसका काम क्या होता है, विजन। तो अगर किसी की पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उसकी क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल होमोनिनेमस हेमियोनोपिया होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसकी राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी डैमेज हुई है तो उसकी लेफ्ट साइड की जो है वो होमोनिनेमस हेमियोनोपिया होगा, मतलब सेम साइड की
जो है वो हाफ साइड चली जाएगी, ठीक है। तो मैकुलर स्पेरिंग की वजह से होगा, क्योंकि मैकुलर जो है ना उसको मिडल सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई मिलती है, तो मैकुला उसको स्पेयर होगा, लेकिन उसकी जो है वो एक साइड की विजन जो है वो चली जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि हमारी जो है टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पस को भी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो मेमोरी डिस्टर्बेंसेस भी आ सकते हैं। तो ये हमें समझ आ गई। तो अगर हम पूरी ब्रेन को एक पिक्चर में देखें, तो ये देखें आप कि मीडियल सरफेस जो है उसको, ये जो अंदर वाली सरफेस है इसको लेग और लेग है, और यहाँ पे इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। साइड्स पे भी हैव लेटरल सरफेस जहाँ पे फेस, आर्म, स्पीच, इसको मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करिए, और बैक जो है वहाँ पे विजन है और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। इमेजिन द कॉर्टेक्स एज अ पर्सन लाइंग अपसाइड डाउन, legs on the top medial side, face and hands on the sides lateral side, ओके। तो क्लिनिकल केसेस देखते हैं। देखें, अगर एक पेशेंट है उसको एकदम से क्या हो गया, एक साइड की उसकी लेग की वीकनेस हो गई है विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो आप क्या सोचेंगे? अभी आपने देखा कि उसका इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का इन्फॉक्शन हो गया, आप ये सोचेंगे। अगर एक पेशेंट है उसका एक साइड की फेशियल वीकनेस है, आर्म की वीकनेस है और एफेजिया है, कॉलेज का अटैक हो गया ना, कॉलेज का अटैक भी कहते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? उसका मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन्फॉक्शन है। अगर एक पेशेंट एकदम से उसकी लेफ्ट साइड विजुअल फील्ड की खत्म हो गई है विद मैकुलर स्पेयरिंग, तो आप क्या सोचेंगे? उसकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का इन्फॉक्शन है। आपको ये समझ आई है क्लिनिकली आपको आपके क्या हमारा फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम द न्यूरोलॉजी फर्स्ट एड यूएस फैमिली बुक, दैट इज़ अबाउट द सेरिब्रल परफ्यूजन। देखिए, सेरिब्रल परफ्यूजन को देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, ग्लूकोज चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। तो ब्रेन की बहुत ज़रूरी है ब्लड सप्लाई। हाउ द ब्रेन प्रोटेक्ट्स इट्स ओन ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना और ग्लूकोज मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने ज़िंदा रहने के लिए उसको ये चीज़ें चाहिए। तो वाई द ब्रेन नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो थोड़ी देर के लिए भी अपना ब्लड फ्लो के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसको अगर थोड़ा सा ब्लड मिले ना तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकता, वो टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर न्यूरॉन्स बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो ब्रेन ने अपना ब्लड फ्लो खुद रेगुलेट करना सीखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन। उसका पहला प्रिंसिपल क्या है कि ब्रेन जो है ना वो हमेशा ये सोचता है कि क्या मुझे इनफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल रही है, ठीक है। और उसके मुताबिक जो है ना ब्रेन जो है अपनी ब्लड सप्लाई को जो है ना वो चेंज कर रहा होता है, कि अगर उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए होती है तो वेज़ो डायलेशन कर लेता है, अगर उसको कम ब्लड चाहिए होता है तो वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कर लेता है। तो कौन सी चीज़ें जो है सेरिब्रल वेसल्स को बताती हैं कि अब तुम डायलेट हो जाओ या अब तुम कंस्ट्रिक्ट हो जाए? इट इज़ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन क्यों नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ये वेज़ो डायलेशन और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन को कंट्रोल कर रही है, तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। वाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन रेगुलेटर। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रेन से कोई काम करा रहे हैं, ब्रेन जो है ना बेचारा काम कर रहा है, जितना ज़्यादा ब्रेन काम करेगा उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उसके सेल्स में, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा वो टिश्यू में जाके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, जितना ज़्यादा एसिड बनेगा उतनी कम पीएच हो जाएगी, मतलब एसिडिक पीएच हो जाएगी। और एसिडिक पीएच, कम पीएच जो है वो क्या करती है, वो सेरिब्रल आर्टरीज़ को रिलैक्स कर देती है, वेज़ो डायलेशन कर देती है, ताकि उस एरिया में ज़्यादा ब्लड एरिया जाए। क्यों? और जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा उतना ही अच्छा है कि उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा और ब्रेन वो जो ज़्यादा काम कर रहा है वो कंट्रोल रहेगा। समझ आई? तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इस सब चीज़ को रेगुलेट कर रही होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, ठीक है, वो हाइपो वेंटिलेशन है, मतलब वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा है, तो जितना वो हाइपो वेंटिलेट करेगा ना उतना उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ना उतनी ही, हमने कहा जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी कार्बोनिक एसिड बनेगा, पीएच जो है वो कम होगी, एसिडिक होगी, तो उसने ही वेज़ो डायलेशन करनी है। तो एक बंदा जो है ना वो हाइपो वेंटिलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लग जाएगी, और जितना वो ज़्यादा वेंटिलेट करेगा, जितना तेज़ तेज़ सांस रहेगा, उतना उसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ब्रेन जो है ना उसकी वेसल्स डायलेट हों, तो उसके लिए क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा होना हमारी बॉडी में ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि हाइपो वेंटिलेट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा वेंटिलेशन होगी, वेज़ो डायलेशन होगी ब्रेन की, और उतना ज़्यादा ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलेगा। जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगा
तो ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होता है ना, उतनी फ्लूइड लीक करेगा और उतना ज़्यादा इंट्राक्रेनियल ब्लड वॉल्यूम होगा और उतना ज़्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होगा। मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन रिटर्न आपको ये समझ आए कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा। ओके। और अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी कम होगी, मतलब हम जितना तेज़ सांस लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कम बाहर निकलेगी और ब्रेन की वेजल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, ब्लड फ्लो कम होगा ब्रेन का और ऑटोमेटिकली इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ हमने करना है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ज़्यादा होगा तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई और प्रेशर पे क्या पड़ेगा। इसका क्लिनिकली कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको बहुत बुरी तरह उसका हेड इंजर हुआ है, ठीक है, और अब उसका जो है ना अंदर ब्रेन के डीमा हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ है, तो इस पेशेंट को क्या करना चाहिए कि उसके ब्रेन का आईसीपी कम हो। आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए उसको। उसको हाइपर वेंटिलेट करना चाहिए ताकि उसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्रेन में ब्लड कम जाएगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होगा। तो इसी वजह से अगर कोई पेशेंट होते हैं ना हेड इंजरी के, तो हम उनको कहते हैं तेज़ तेज़ सांस लो। उससे क्या होगा, उनके ब्रेन का जो ब्लड प्रेशर है या इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम होगा और ब्रेन स्वेलिंग जो है वो ब्रेन स्वेलिंग तो ऐसा सच नहीं कम होगी, मतलब हमें ऑब्वियसली ड्रग्स देनी पड़ेंगी प्रेशर कम करने के लिए, लेकिन ये बहुत टेम्प्रेरी मेजर है कि हम पेशेंट्स को हाइपर वेंटिलेट करा के उनका पेरिनियल प्रेशर कम करवा सकते हैं। समझ आइए आपको। अब ऑक्सीजन का क्या चेंज है कि ऑक्सीजन कितनी होगी तो ब्रेन का ब्लड फ्लो चेंज होगा। तो अगर थोड़े बहुत ऑक्सीजन कम ज़्यादा होती है ना, तो उसका हमारी सेरेब्रल ब्लड फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 50 मिलीमीटर मर्करी से कम होगा, तब ब्रेन जो है ना वो चीखें मारेगा, वो कहेगा मेरा ब्लड फ्लो ज़्यादा करो, मेरे पास ऑक्सीजन बहुत कम रह गई है, सिर्फ 50 से कम है। ठीक है। तो ये है कि जब ऑक्सीजन जो है 50 से कम होगी तब जाके ब्रेन जो है ना वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा करेगा। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन ज़्यादा कम होने से ब्रेन अपना ब्लड फ्लो चेंज नहीं करता। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी और कंसेप्ट की, वो है हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सीपीपी। ओके। ये आपने सर्जरी डॉगर में एक कुशिंग्स रिफ्लेक्स पढ़ा होगा। फॉर्मूला है सीपीपी इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसको ऐसे समझ ले जैसे एक पाइप होता है ना, तो हम उसको प्रेस कर रहे होते हैं, तो जो प्रेस कर रहे होते हैं ना वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है और जो वाटर का प्रेशर जो बाहर आ रहा है ना वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर। ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट एक मतलब है मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर 90 है ना और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसका 10 है, तो सीपीपी कितना आ जाएगा 80 मिलीमीटर मर्करी। इसका मतलब ब्लड फ्लो जो है ना वो एडिक्वेट है। लेकिन अगर एक किसी का पेशेंट का मीन आर्टीरियल प्रेशर 90 है, ठीक है, और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर 40 हो गया, मतलब वो उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो गया, प्रेशर जो मीन आर्टीरियल प्रेशर वो तो ठीक है लेकिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो गया, तो अल्टीमेटली अब जो वैल्यू आएगी क्रेनियल परफ्यूजन प्रेशर की, मतलब वो कम हो जाएगी। ठीक है। ब्लड, इसका मतलब ब्लड फ्लो कम जा रहा है ब्रेन को। और अगर किसी के इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना राइज हो गया कि वो मीन आर्टियल प्रेशर के इक्वल हो गया, तो फिर उसका जो सीपीपी होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब उसके ब्रेन को कोई ब्लड एंटर ही नहीं कर रहा। तो अगर ये परसिस्ट करे इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज़्यादा, तो इसकी वजह से ब्रेन की डेथ हो सकती है। ठीक है। तो ये हमें समझ आई। अब देखें कि कुशिंग्स रिफ्लेक्स जो है ना एक कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जो वेजल्स को कंप्रेस कर देता है। वेजल्स को कैसे कंप्रेस करता है वो मैंने आपको बता दिया कि वो फार्मूला पे अप्लाई करें। तो देखें अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया तो वो अल्टीमेटली जो है ना वो जो फार्मूला के अंदर पुट करने की वजह से ना उसकी जो सीपीपी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, तो वेजल्स कंप्रेस हो जाएंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होने की वजह से और मीड्यूला का इस्कीमिया शुरू हो जाएगा। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी अपना इसको जो है ना करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वो मीन आर्टियल प्रेशर ज़्यादा कर लेती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मतलब मीन आर्टियल प्रेशर कोई बॉडी ज़्यादा कर रही है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी अपना बीपी इंक्रीज़ करती है ताकि उसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो सही हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर 90 हो गया था, ठीक है, और उसका मीन आर्टियल प्रेशर भी 90 था, तो फिर सीपीपी ज़ीरो हो जाएगा, तो वो क्या करती है, वो अपना मीन आर्टियल प्रेशर ज़्यादा कर लेती है। फॉर एग्जांपल वो 120 कर लेती है ताकि 120 माइनस 90 तो 30 तो सीपीपी हो ना। समझ आइए ना। तो इस वजह से बॉडी उसको एडजस्ट करने के लिए ये करती है। तो दूसरा क्या होता है कि जब हाई बीपी होता है तो बीपी हाई होने की वजह से जो कैरोटिड के बेरो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और वेगस नर्व क्या करती है, हार्ट रेट कम कर देती है। तो एक तो हाइपरटेंशन हो रही है, मीन आर्टियल प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरा हार्ट रेट कम हो रहा है बेरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने की वजह से, वेगस नर्व एक्टिवेट होने की वजह से, और तीसरा इरेगुलर रेस्पिरेशन है
कि ब्रेन स्टेप कंप्रेशन की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर्स इम्पेयर्ड हो गए। तो ये है क्लासिकल ट्रायड ऑफ रेज्ड आईसीपी, हमें बताता है कि आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ हुआ है। कुशिंग रिफ्लेक्स इसको कहते हैं कि क्या हो रहा था कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल हेड इंजरी हुई, किसी के पेशेंट को सर के चोट लगी है, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ हुआ है, तो बॉडी जो है वो सीपीपी रेज करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए जीरो से वो अपना एक तो क्या कर रही है, एक तो अपना बीपी बढ़ा रही है, हाइपरटेंशन कर रही है, दूसरा हार्ट रेट कम करवा रही है वेगस नर्व जो है उसको स्टिमुलेट करके, और तीसरा इरेगुलर रेस्पिरेशन हो रही है क्योंकि ब्रेन के जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है ना वो जो है ना इम्पेयर्ड हुए में है। तो इसको कहते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ रेज्ड आईसीपी या कुशिंग्स रिफ्लेक्स। समझ आई? तो ये हमारा जो है ना ग्राफ भी आप देख सकेंगे, बुक पे भी होगा। तो इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, यही रेगुलेट करता है। अगर ये ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो वेजोडाइलेशन होगी और सेरेब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, और अगर ये कम होगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ना जो है ना, ठीक है, वो जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी ज़्यादा करता है, ठीक है, और सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी ज़्यादा करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना जो है वो क्या करती है, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है, मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ज़्यादा जो है, तो हाइपर टेंशन की हाइपर वेंटिलेशन जो होती है वो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो आईसीबी कम हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई। उसके बाद एक वक्त आता है कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन की वेजल्स अगर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रिक्ट कर रही थी, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन कर रही थी, तो वो अगर डायलेट हो रही हैं तो एक हद तक ही डायलेट होंगी ना, ये तो नहीं है कि वो डायलेट हो के फाटी जाएंगी, ठीक है, तो एक हद तक डायलेट होंगी, ठीक है। तो इस वजह से कि प्लेटियो आ जाता है कि इधर तो वेजल्स खुलना शुरू होती हैं, लेकिन एक वक्त आता है जहाँ पे वो मैक्सिमम डायलेटेड हो जाती हैं, तो वहाँ पे एक प्लेटियो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है ना हमारा, वो 60 to 150 के दरमियान में होता है। तो अगर ये वाला प्रेशर हो तो हमारा सेरेब्रल ब्लड फ्लो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हमारा मीन आर्टरी प्रेशर कम हो जाए तो वेजल्स जो हैं वो डायलेट करती हैं, ठीक है, और अगर मीन आर्टरी प्रेशर ज़्यादा हो तो वेजल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मीन आर्टरी प्रेशर 60 मिलीमीटर से कम हो तो वेजल्स जो हैं वो फुली डायलेटेड हो जाती हैं, और फुली डायलेटेड हो तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो उसकी वजह से स्कीमिया फिर कम होगा, ठीक है। और अगर अबव 150 चला जाता है तो वेजल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एडीमा का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि हमारी सेरेब्रल ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का इफेक्ट हमने देख लिया कि अगर 50 से कम ऑक्सीजन होगी फिर इफेक्ट आएगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया सीवियर हो जाएगा तो इट रेस्क्यूज द ब्रेन, के ब्रेन फिर अपना सेरेब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा कर लेता है। तो आपने देखना है कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। हाइपर वेंटिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है और आईसीपी जो है वो कम होती है। और मीन आर्टीरियल प्रेशर हमने देख लिया कि 60 to 150 है, और इस पे ऑटो रेगुलेशन होती है। लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए, 60 से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो कम में इस्कीमिया का रिस्क, ज़्यादा में एडीमा का रिस्क, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ऑटो रेगुलेशन को फेल करते हैं, और ऑक्सीजन जब 50 से कम होगी तब ही वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। तो ये आपने रिवाइज कर लेना, ये आपको सेरेब्रल परफ्यूजन क्या होगा आपको समझ आई होगी। तो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।